गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और भाई कैसे हो? देखो, जो अभी अपने क्लास ऑनलाइन स्टार्ट की थी उसमें नेटवर्क इश्यू की वजह से क्लास बीच में रोकनी पड़ी, ठीक है। तो अपन यहाँ से ये वाली क्लास है वो रिकॉर्ड ही करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, आखिरी क्लास में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में। आखिरी क्लास में हम बात कर रहे थे किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पढ़ाया था। मैंने बात की थी इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण की, यानी एंटी पार्टिकल ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से, एक तो आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। एक क्या होता है इसका? एंटी पार्टिकल, यानी इसका विपरीत कण या प्रतिकण बोल सकते हैं इसको। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण का मास कितना होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण का मास उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है। यानी हम ये कह सकते हैं दोनों के मास यानी कि दोनों के भार के बीच जो रिलेशन होगा वो क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन का भार m1 है तो इसके एंटी पार्टिकल का भार भी क्या होगा? m1, यानी दोनों ही हमारे कैसे हैं? बराबर। समझ में है? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखो ध्यान से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है, यानी आवेश कितना होता है, तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल के ऊपर भी उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। जो चेंजेबल है वो क्या होता है? सिर्फ चिन्हों का फर्क होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन पर हम सभी जानते हैं जो आवेश होता है वो कैसा होता है? ऋणावेश होता है, जबकि एंटी पार्टिकल के ऊपर आवेश कैसा होता है? ये धनावेश होता है। बल्कि मात्रात्मक रूप से दोनों ही आवेश हमारे कैसे होते हैं? बराबर। सिर्फ फर्क कितना होता है? फर्क ही होता है, अगर ये माइनस में है तो ये क्या होगा? प्लस में। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो विपरीत कण है उसमें चेंज क्या है? उसमें सिर्फ चेंज ये है कि इसके ऊपर आवेश कैसा है? पॉजिटिव है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है। समझ में आई क्या बात? यहां पर भाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है जो आपका, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। अब अगर इन दोनों वर्डों को हम कंबाइंड करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? पॉजिट्रॉन। क्या निकल के आएगा? पॉजिट्रॉन। समझ में आया क्या? अब यही वो प्रतिकण है जो किसका है? इलेक्ट्रॉन का। क्लियर? आगे चलो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, यानी हु डिस्कवर्ड पॉजिट्रॉन। तो आपका आंसर आना चाहिए सर पॉजिट्रॉन की जो खोज की है वो किस व्यक्ति ने की है? एंडरसन नामक व्यक्ति ने किसको खोजा है? पॉजिट्रॉन। बात समझ में आई क्या? क्लियर है भाई सबको? यानी हम ये कह सकते हैं कि पॉजिट्रॉन कुछ नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन चेंज क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है जबकि पॉजिट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? धनात्मक होता है। और इस पॉजिट्रॉन की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? इस पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। समझ में है? समझ में आ गई? चलो आगे और पॉइंटों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई किसके बारे में कि यदि कोई एटम है, आपके पास कोई परमाणु है, यानी ये आपके पास एक परमाणु हो गया। परमाणु के चारों ओर क्या होंगी? कक्षाएं होंगी। परमाणु के चारों ओर क्या होंगे भाई मेरे? कक्षाएं होंगी, ठीक है। और इस कक्षा में ये क्या उपस्थित हो गया? इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये परमाणु के अंदर स्थित है। समझ में है? अब क्या होगा कि यदि हम इसको बाहर से एनर्जी देंगे, यानी यदि हम इस एटम को बाहर से क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। समझ में है? तो स्टार्टिंग में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ग्राउंड स्टेज में है,
हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, निम्नतम अवस्था में है। यानी शुरुआत में इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में है वो किस अवस्था में है, निम्न अवस्था में। अब जैसे ही ऊर्जा एटम ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करेगा और अवशोषित करके ये कहां पहुंच जाएगा, इसके बाहरी कक्षा में चला जाएगा और अपना स्थान परिवर्तित कर लेगा। और अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, उत्तेजित अवस्था। अब इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में भाई, उत्तेजित अवस्था में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेज। यहां तक बात समझ में आई क्या? यानी हम यहां से ये क्लियर कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊर्जा अवशोषित कर कर निम्न अवस्था से उत्तेजित अवस्था में या उच्च अवस्था में जाता है। क्लियर भाई, सबको बात समझ में आई? अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया, एग्जाम में यहां से सीजीएल 2015 में क्वेश्चन बना, और वो क्वेश्चन क्या बना, एग्जाम का क्वेश्चन ये आया कि जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में आता है तो क्या उत्सर्जित करता है। यानी क्वेश्चन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में आता है तो क्या उत्सर्जित करता है, यानी कि वो निकालता क्या है, बताओ भाई। अब कुछ एक बच्चों के दिमाग में आंसर आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन निम्न अवस्था से जब उच्च अवस्था में गया तो कहीं ना कहीं उसने ऊर्जा ग्रहण की है, तो जब वो उच्च से निम्न में आएगा तो कहीं ना कहीं ऊर्जा को निकालेगा। बात समझ में आई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जब इलेक्ट्रॉन उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में आएगा तो आपका आंसर आना चाहिए कि भाई वो क्या निकालेगा, वो निकालेगा गामा किरणें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में आता है तो क्या उत्सर्जित करता है, गामा किरणें। समझ में आया? अब यही गामा किरणें क्या कहलाती है, फोटॉन्स। फिजिक्स में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। यही गामा किरणें हमारी क्या कहलाएंगी, फोटॉन्स कहलाएगी। समझ में आया? क्लियर हो गया? और इन फोटॉन्स को ही बंडल ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता। क्लियर हो गया भाई, बात समझ में आई क्या? इन्हीं फोटॉन्स को किस नाम से जानते हैं, बंडल ऑफ लाइट्स के नाम से जानते हैं। समझ में है? क्लियर हो गया? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है। हमने पिछली क्लास में भी इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन की थी और आज ये इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होता है, समाप्त होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को लेकर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए भाई, प्रोटॉन। अब हम किसकी बात करेंगे, प्रोटॉन की। ठीक है, चल ये आ गया आपका प्रोटॉन। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास कि भाई प्रोटॉन पर आवेश, तो भाई प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। समझ में आया क्या? यानी प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, प्लस 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। क्लियर भाई? अगर बात की जाए इसके मास यानी भार की, यानी प्रोटॉन का भार कितना होता है, तो भाई प्रोटॉन का भार कितना होता है, 1.672 गुना 10 की पावर -27 किलोग्राम। समझ में आया क्या? यानी हम ये कह सकते हैं प्रोटॉन का जो भार होता है वो कितना होता है, 1.672 गुना 10 की पावर -27 किलोग्राम। क्लियर भाई? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रोटॉन के चार्ज और इसके मास का रेशो या इसके चार्ज अपॉन मास की वैल्यू कितनी होती है, यानी प्रोटॉन के आवेश बटा भार का मात्रात्मक मान कितना होता है, ये डाटा आपको याद होना चाहिए भाई। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इसको पूछा गया है, तो आपके पास आंसर आना चाहिए। ये डाटा होता है 9.58 गुना 10 की पावर 4 कूलाम प्रति ग्राम।
समझ में आई क्या बात? यानी कि जब हम प्रोटॉन के चार्ज को इसके भार के साथ विभाजित करेंगे तो हमारे पास जो एग्जैक्ट डाटा आएगा वो कितना आएगा, 9.58 गुना 10 की पावर 4 ग्राम 4 कूलाम प्रति ग्राम। समझ में आए क्या? देखो ध्यान से। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन आएगा, प्रोटॉन की खोज किसने की? अब कुछ बच्चे जवाब देते हैं सर प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। उन्होंने पढ़ रखा होता है कि ईंट पर नाचे मोर, तो पे यानी प्रोटॉन रहे यानी रदरफोर्ड। तो भाई ध्यान रखना ये आंसर आपका क्या है, गलत है। समझ में है? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की तो आपका जवाब क्या रहेगा? ई गोल्डस्टीन नामक व्यक्ति ने किसको खोजा है? प्रोटॉन को। समझ में है? क्लियर हो गया? अगर आपसे ये पूछा जाए प्रोटॉन का प्रोटॉन नाम किसने दिया, अगर आपसे कहा जाए प्रोटॉन का प्रोटॉन नाम किसने दिया तो आपका आंसर आना चाहिए रदरफोर्ड। क्लियर भाई? अब तुमसे मैं ये पूछूं कि खोज करने वाला बड़ा या नाम देने वाला बड़ा? बोलो बोलो भाई। हमेशा ध्यान रखना, खोज करने वाला बड़ा, यानी कि जैसे आपको खोजा तो आपके मम्मी पापा ने, लेकिन नाम किसने दिया है? पंडित ने दिया है। तो बताओ आपके बड़े कौन हुए? मम्मी पापा। तो वही चीज हमारे यहाँ पर है कि खोजा किसने है? ई गोल्डस्टीन ने। तो बताओ इसके पिता कौन हो गए? फादर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड बाय ई गोल्डस्टीन। समझ में है? यानी ई गोल्डस्टीन को हम प्रोटॉन के पिता के रूप में जानते हैं, ना कि रदरफोर्ड को। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट परेशानी? क्लियर है भाई सबको? आगे बढ़े क्या? आगे चलो। नेक्स्ट अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये प्रोटॉन के कण की प्रकृति कैसी होती है, यानी इस कण की प्रकृति कैसी होती है, तो बताओ क्या ये द्वैत प्रकृति या दोहरी प्रकृति का है क्या? भाई दोहरी प्रकृति का मतलब क्या होता है? कण और तरंगे दोनों के समान। बताओ है क्या? देखो मैंने आपको क्लियर कराया था कि कोई भी कण है या कुछ भी आपके पास कोई भी एलिमेंट है तो द्वैत प्रकृति यानी तरंग और कण के समान, दोनों के समान व्यवहार का प्रदर्शित करता है जब दो पॉइंट हो आपके और दोनों पॉइंटों को वो सेटिस्फाई करे। ठीक है? पहला पॉइंट आपका क्या कहता है? पहला पॉइंट आपका ये कहता है कि उसका मास बहुत ही कम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उसकी वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी उसका वेग है जो जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम सभी जानते हैं प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन का जो भार था मैंने बताया 1.672 गुना 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। भाई पावर किसमें है? माइनस में। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन का भार बहुत ही कम है। तो यानी पहली कंडीशन उसकी वेरीफाई कर गई। समझ में है? अब दूसरी कंडीशन हम बात करते हैं इसके वेग की। तो हमें सभी को पता है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जुड़े होते हैं। नाभिक है तो इस नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ बिल्कुल ही सुप्त अवस्था में रहता है। तो अगर सुप्त अवस्था में रहता है तो क्या प्रोटॉन के अंदर वेग होगा? नहीं होगा। तो जब प्रोटॉन के अंदर वेग नहीं होगा तो यानी कि वहां पर v का मान कितना होगा? जीरो। हमें पता है द्वैत प्रकृति के लिए v का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो यानी इस पॉइंट को वेरीफाई प्रोटॉन के नहीं करता है। तो क्या प्रोटॉन दोहरी प्रकृति का है क्या? नहीं, प्रोटॉन दोहरी प्रकृति का कण नहीं है। क्लियर भाई? सबको बात समझ में है क्या? क्लियर है ना? नेक्स्ट बात करते हैं हमें न्यूट्रॉन्स के बारे में। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? न्यूट्रॉन्स की भाई। ठीक है? देखो ये आ गया आपका न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन के प्रतीक चिन्ह की बात की जाए, समझ में है? ये इसका क्या होता है? प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक नामक व्यक्ति ने।
जेम्स चैडविक नामक व्यक्ति ने किसको खोजा है? न्यूट्रॉन को। क्लियर भाई। आगे आपसे बात की जाए कि न्यूट्रॉन पर आवेश या चार्ज का मान कितना होता है। तो अगर आपसे मैं पूछूं न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? जीरो। जीरो का मतलब क्या हो गया? ये एक न्यूट्रल कण है, यानी ये एक उदासीन कण है जिसमें ना तो पॉजिटिव आवेश होता है ना ही नेगेटिव होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। कैसे कण है भाई न्यूट्रॉन? आपका एक उदासीन कण होता है। क्लियर भाई, सबको बात समझ में आई क्या? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों में सबसे भारी कण कौन सा होता है? यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों में से सबसे भारी कण कौन सा होता है? तो देखो ध्यान से, चीजें रटनी नहीं है। देखो जहां रटने की आवश्यकता पड़े वहां पर तो हमें चीजें रटनी है, लेकिन जहां हमारा काम समझने से चल रहा है तो वहां पर आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देखो चीजें कंसेप्टली सीखनी हमें। मैंने अभी आपको ये पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? बोलो 9.1 गुना 10 की घात -31 kg। बोलो भाई होता है नहीं होता है? उसके बाद मैंने कहा कि भाई मुझे ये बताइए प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो हमें पता है 1.672 गुना 10 की पावर -27 kg। फिर मैंने कहा कि न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो आपने कहा 1.674 गुना 10 की पावर -27 kg। क्लियर भाई। अब हम सभी जानते हैं जो डाटा माइनस में जितना बड़ा होगा, यानी कि जिस डाटा की घात माइनस में जितनी बड़ी होगी वो उतना ही छोटा या उतना ही हल्का होगा। तो मुझे आप एक बात बताइए, यहां पर पावर 31 है, यहां 27 है, यहां 27 है, तो बताओ माइनस में घात किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की। तो हम ये कह सकते हैं ये सबसे हल्का कण है, यानी कि ये वैल्यू सबसे छोटी है, तो हम ये कह सकते हैं ये सबसे हल्का है। तो सबसे हल्का कण आपको कौन सा दिखाई दे गया? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसकी घात माइनस में सबसे ज्यादा है, और हम सभी जानते हैं कि माइनस का 2 बड़ा होता है, माइनस का 5 क्या होता है? छोटा होता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की घात हमारी कैसी है? माइनस में बराबर है। तो माइनस में बराबर है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो जो चीज कॉमन है वो आप कैंसिल आउट कर दो। कट गया, ये भी कट गया, 1.67 कैंसिल, 1.67 कैंसिल। समझ में है? अब आप एक बात बताइए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 2, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 4। तो बताओ 2 और 4 में से बड़ा कौन सा हो गया? ये वाला बड़ा हो गया ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे भारी कण कौन सा आ गया? न्यूट्रॉन। बोलो भाई सबसे भारी कण कौन सा आ गया? न्यूट्रॉन। समझ में आ गया? तो हम ये कह सकते हैं कि इनके भार का क्रम सबसे कम किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन का, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन का। क्या यहां तक मेरे भाइयों बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यानी सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन, उससे भारी प्रोटॉन, सबसे भारी न्यूट्रॉन। आगे बढ़े क्या? अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या बना? एग्जाम में क्वेश्चन बना भाई हमें ये बताइए, चलो इसको रफ करते हैं, जगह कम है। एग्जाम में क्वेश्चन है आपके पास, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यानी सीधे शब्दों में हम ये समझते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हल्का होगा या भारी होगा? भारी होगा। समझ में आया ना? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है? समझ में क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से, हमने अभी चीजें डिस्कस की कि मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास कितना था? 1.672 गुना 10 की पावर -27। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है?
9.1 गुना 10 की पावर -31। ये चीज मैंने आपको बताई थी, 9.1 गुना 10 की पावर -31। तो हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों डाटा को जब आप सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 1837। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक भारी होता है। समझ में है? क्लियर हो गया? यहां से हम क्या क्लियर कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक भारी होता। क्लियर भाई? लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का रिलेशन क्या है, यानी इसी क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाकर पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से या इलेक्ट्रॉन का कितना गुना है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो डाटा आपके पास आएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डाटा हमारे पास आएगा वो कितना आएगा भाई आपके पास, वो आएगा आपके पास 1839 गुना। समझ में है क्या? ये पॉइंट दोनों डाटा आपको याद होने चाहिए कि भाई जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी रहेगा, 1837 गुना, और जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी रहेगा, 1839 गुना। दोनों डाटा को लेकर एग्जाम में हाल ही में क्वेश्चन बार बार पूछे गए। सबको बात समझ में आई क्या? क्लियर है भाई? आगे चले क्या? याद तक क्लियर हो रहा है ना? चलो आगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। मैं अगर क्वेश्चन दूं आपको, निम्न में से कौन भारी है? फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑप्शन प्रोटॉन, थर्ड ऑप्शन न्यूट्रॉन और फोर्थ ऑप्शन हाइड्रोजन। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं निम्न में से कौन भारी है, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु, कि भाई निम्न में से कौन भारी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन बम। ठीक है, देखो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुआ है, तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम क्या समझते हैं, हमारे अंदर फीलिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो भाई क्या है, चिल्लर है। समझ में है? यानी ये तो सुने सुनाए नाम है, यहां से जो डिफरेंस आपको दिखाई दिया वो कौन सा दिखाई दिया, हाइड्रोजन परमाणु। तो आपका आंसर क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु। लेकिन मेरे भाई ये आंसर क्या होगा आपका, गलत होगा। देखो रियल रीजन क्या है, हम सभी जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को हम 1H1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा कि ये क्या है, ये क्या है। हम सभी जानते हैं ये क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक। किसी भी तत्व में नीचे की साइड, किसी भी तत्व के प्रतीक चिन्ह में नीचे की साइड आपको हमेशा क्या मिलेगा, परमाणु क्रमांक, और ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, परमाणु भार। ठीक है, समझ में? अब हमें सभी को ये पता है कि जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग क्या होता है, परमाणु भार। अब आप एक बात बताइए, प्रोटॉन क्या है? देखो थोड़ा सा आप यहां से काम आएगा प्रोटॉन का, मैं बता देता हूं, लेकिन आगे आने वाली क्लासों में और विस्तार से हम चीजों को पढ़ेंगे कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन कहलाता है। तो मुझे बताओ यहां पर परमाणु क्रमांक किसका कितना है, 1 है, तो प्रोटॉन कितना होगा, 1। मुझे पता है इसका परमाणु भार कितना है, 1, तो बताओ न्यूट्रॉन क्या होगा, 0। भाई न्यूट्रॉन 0 होगा तभी तो इसका भार कितना होगा, 1 होगा, नहीं होगा? बात समझ में आई? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हाइड्रोजन का जो भार 1 आया ये किस वजह से आया, तो आपका जवाब क्या होगा, प्रोटॉन की वजह से। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एटम का जो भार होता है वो किस वजह से होता है,
प्रोटॉन की वजह से। तो यानी कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं प्रोटॉन को चिन्हित कर रहा है क्या भाई, बात समझ में आई क्या? क्योंकि हमें पता है यहां जो भार है वो भारी किसका है, प्रोटॉन का है। तो यहां से ये कहीं ना कहीं किसके बारे में बात कर रहा है, प्रोटॉन के बारे में। तो आप बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन सभी में से सबसे भारी कण कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। तो आपका आंसर क्या रहेगा, न्यूट्रॉन। समझ में आया, क्लियर हो गया, बात समझ में आई? ठीक है भाई, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद, ओके, गुड नाइट। और वीडियो अगर भाई अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इन वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है भाई, ओके।